चलिए, आपका मेरा कॉन्वर्सेशन कल कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई पे हो गया था। कर दिया बेटा मैंने, कर दिया, थैंक यू। कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई अपन ने कंप्लीट कर लिया था, बराबर। फर्स्ट डे है क्या आपका? क्या नाम है बेटा? मतलब आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना पहले से? मतलब मैं फेस पड़ा, मेरे को ऐसा नहीं लगा उधर वाली बैच का बच्चा यहाँ आके बैठ गया हो। बस ठीक है। आज अपने को पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अपने ध्यान पे रहेगा। सर, प्रोडक्शन को सबसे पहले ध्यान रखना, प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। उसके अंदर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मानते हैं कई बार, बट प्रोडक्शन की डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग से काफी बड़ी है। प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन को प्रोडक्शन कहने के लिए सर्विसेज भी प्रोडक्शन में आती हैं। सिर्फ गुड्स को हम प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे, बराबर। एंड टू डू प्रोडक्शन यू नीड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू वर्क विथ यू। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज inelastic universally, elastic individually. Land is not mobile, land is a passive factor, does not give any results unless human effort is done. Labor, any effort done with an economic motive is called labor. Any effort done without an economic motive may be adding utility, may be production, but may not be labor. डॉक्टर ने आपको हेल्प करी तो वो लेबर नहीं है, पर डॉक्टर ने फीस लेके आपको सलाह दी, वो लेबर है। दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज जनरेट कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ लेबर का जो सप्लाई कर होता है बैकवर्ड बेंडिंग होता है, क्योंकि वो अपने लेबर और लेजर आवर्स में सिलेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद अपन ने बात करी थी, हाँ, कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज जनरेटेड फॉर यूज्ड फॉर जनरेटिंग मोर मनी इज कॉल्ड कैपिटल। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। ये कौन से नोट्स हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यूजुअली हम लिखवाते नहीं है, मतलब वो किताब में रहता है। ठीक है, ठीक है, ओके। पेज नंबर क्या बेटा नोट्स का अपना? हम्म। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन हुई, लैंड की डेफिनेशन हुई, लेबर की डेफिनेशन होगी, बराबर। प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, और उसके बाद कैपिटल। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग मोर मनी इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल के कई टाइप्स हैं हमारे पास, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, टैंजिबल कैपिटल, रियल कैपिटल, इंटैंजिबल कैपिटल। रियल कैपिटल और टैंजिबल कैपिटल सिमिलर बात है, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स में ऐसे टैंजिबल चीज़ों में लगाते हैं। फिक्स कैपिटल जो इनिशियली आपने पैसा लगा दिया, वो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों हो सकता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल सिमिलर बात होती है कि जो बिजनेस में रेगुलरली रोटेट होती रहती है, बराबर। अच्छा, जब कैपिटल क्रिएट करनी है तो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेबर आपके अंदर फिजिकली आ जाती है और एजुकेशन से भी आ जाती है, लेकिन जो कैपिटल होती है वो आपको बनानी पड़ती है। फॉर कैपिटल यू नीड पावर टू सेव, विलिंगनेस टू सेव एंड फैसिलिटीज टू सेव। पावर टू सेव बोले तो दैट मीन्स यू शुड अर्न दैट मच मनी, देन योर विलिंगनेस टू सेव मीन्स आप बचत करके कुछ करो, एंड फैसिलिटीज टू सेव मीन्स बैंकिंग वगैरह अलग 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 आपके पास ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पैसे बचा के रखो। लैंड, लेबर, कैपिटल। ये पढ़ने के बाद हमारे पास आता है चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉल एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमको ये समझाता है, when you try to combine land, labor, capital together, try to take risk together and try to give an output, that is called entrepreneurship, and you create an organization called which is called an enterprise. Hello, correct? So land, labor, capital and enterprise. एंटरप्राइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है एंटरप्रेन्योर का? रिस्क बेयरिंग। एंड अनसर्टेनिटी रिमूव हो सकती है, बेयर करना ही पड़ती है, करना ही पड़ते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस। मेन काम उसके और भी कुछ काम होते हैं, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग, बराबर। ये हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब हम आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे। सर, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ relationship between the physical input and the maximum output that can be generated by using those physical inputs.
विदाउट कीपिंग प्राइसेस, मतलब प्राइसेस को साइड में रख के आप जब रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट निकालते हो तो आपको पता चलता है. नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अभी सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देख रहे हो. उस इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप में आप ये नहीं देख रहे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है. क्या समझे? क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं देखते आप. क्या? ओके. इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति का नाम था कॉब डगलस और हाइंज वेरिच, दो जने थे जिन्होंने इसको डिफाइन करा था. कॉब डगलस ने अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से एक प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन किया था. Q इज इक्वल्स टू के एल एंड सी. नोट्स में देखो जरा. ये कई बार बच्चे पूछते ये क्या चीज है, तो ये चीज है भाई प्रोडक्शन फंक्शन में. रिचर्ड लेफ्टविच और सैमुअलसन, इसमें इन्होंने ये कॉब डगलस वाला डिस्कशन यहाँ था. कहाँ गया? पेज नंबर बोलना कॉब डगलस के लिए. 99, ये रहा. Q is the quantity of output, L is the labor of quantity of labor, C is the quantity of capital, and K and A are positive constant. उसका ये कहना था कि थ्री फोर्थ ऑफ लेबर और थ्री फोर्थ कैपिटल बढ़ाने से वन फोर्थ आउटपुट में बढ़ोतरी होती है. ये उसने अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से बनाया था, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से नहीं बनाया था. तो क्या लिख रहा है वो नीचे देखो. द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडीज दैट लेबर कंट्रीब्यूटेड अबाउट थ्री फोर्थ एंड कैपिटल अबाउट वन फोर्थ ऑफ इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन. मतलब हर 100 रुपए की या हर 100 यूनिट की बढ़ोतरी में 75 यूनिट्स लेबर का योगदान है और 25 यूनिट्स कैपिटल का योगदान है. और फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू के एल रेस्ट टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय सी रेस्ट टू द पावर एल माइनस ए. उसमें के कांस्टेंट रखा है और किसको कांस्टेंट रखा है? ए को. के और ए पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं. इसके डेरिवेशन और मैथमेटिकल डिस्कशन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल ने भी टच नहीं करा. और यहाँ पे सिर्फ बात इतनी सी करते कि दिया किसने, तो कॉब डगलस ने दिया. बराबर. ओके. करेक्ट. अब इसके बाद अपन ने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स की बात हो रही थी. अच्छा, एक और नाम था उसके अंदर, कैटलॉग ऑफ आउटपुट पॉसिबिलिटीज. कैटलॉग ऑफ आउटपुट पॉसिबिलिटीज ये था कि सर आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो विद द गिवन सेट ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स के कॉम्बिनेशन पर. ये देखा हुआ है आगे, यहाँ पे देखो आप जरा. ये पढ़ो जरा एक मिनट सामने. इतना सा जरा सब जने पढ़ लो तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको. पढ़ो, ये हो जाए तो मेरे को यस दो उधर चैट पे और इधर, तो फिर आगे बढ़ते हैं.
डन? हेलो? प्रोडक्शन फंक्शन का लॉजिक क्लियर? प्रोडक्शन फंक्शन प्रॉफिट लॉस निकाल कर देगा या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकाल के देगा? इसमें सिर्फ फिजिकल इनपुट और आउटपुट कितना मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हो वो कहता है। अपन ने क्लास में उसको कैसे डेवलप करा था? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स के अंदर फिर फिक्स फैक्टर्स थे हमारे और वेरिएबल फैक्टर्स थे। मैंने ऐसा कुछ कराया था क्लास के अंदर कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ट्रक, किचन, ग्रोसरी, जो आपका मेरा फिक्स प्लस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। आपका मेरा जो एग्जाम्पल था बिजनेस का, फूड ट्रक का, बराबर। अब हम चलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, उनकी नेचर के हिसाब से। फिक्स फैक्टर तो वेरिएबल फैक्टर्स जो प्रोडक्शन बदलने के साथ साथ चेंज ना हो वो फिक्स फैक्टर्स, जो प्रोडक्शन बदलने के साथ चेंज हो वो वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स हमने ड्यूरेशन तीन चार प्रकार के पढ़े थे। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड वो जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। उसका मतलब ये रहता है कि हम जो सामने है बस उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स, प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप समुद्र से मछली पकड़ के लाए, मार्केट में अब आप बेच रहे हो। आपसे 50 मछलियां थी, किसी ने बोला मेरे को 100 दे दो। क्या आप सप्लाई इमीडिएटली बढ़ा सकते हो? मछली को फोन करोगे, बोलोगे आजा, तो मछली आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आपकी सप्लाई क्या है अभी? परफेक्टली इनइलास्टिक। यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द लास्ट मोमेंट, बराबर। आप बोलो अभी के अभी मुझे नया घर बना कर दो 1 घंटे में, सर नहीं है पॉसिबल, घर नहीं बनता 1 घंटे में। यस और नो? सो दैट लॉजिक ट्राइज टू टेल यू कि सर आप जब चीजों को करते हो तो वेरी शॉर्ट पीरियड में ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। सेकेंड, उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो शॉर्ट पीरियड आता है जहां पर आप फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, हाँ या ना? तो वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप चेंज करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आप आगे बढ़ते हो। तो आगे बढ़ते हो तो आप कहां तक जा सकते हो? आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आगे नहीं। सो दैट मीन्स योर प्रोडक्शन कैन इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी यू हैव, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड short run. Long period all the factors become variable, you can change the production totally and the production capacity can be changed altogether. Very short, long period all the factors become variable, प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। एक चौथा ड्यूरेशन और आता है सेक्युलर पीरियड, जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा दौर होता है जहां पर कोई एक व्यक्ति, एक मशीन, एक ब्रांड कुछ नहीं करता। ओवरऑल सिस्टम ऑफ वर्किंग जब चेंज हो जाता है तो वो वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन से लेके आज तक 2024 तक आते आते डिजिटल पेमेंट्स पहले पेटीएम ने पुश करे, बाद में कोविड ने पुश करे, फिर यूपीआई आ गया, चार्जेस लगना बंद हो गए। आज की तारीख में आपके साथ सिचुएशन ये है कि आपकी हैबिट पड़ गई है कि आप क्यूआर कोड से ही पे करते हो। आपकी जनरेशन ने सीखा है, हम लोग भी सीख गए हैं। नीचे वाले बच्चे जो अभी 5-10 साल के, वो तो देख ही रहे कि पैसे दिए ही ऐसे जाते हैं। तो आने वाले टाइम में यूपीआई इज गोइंग टू बिकम द नॉर्म। सो नाउ दिस इज समथिंग, अगर आपके बिजनेस में यूपीआई एनेबल्ड नहीं है, अगर आपका बिजनेस ऐसे पैसे नहीं ले रहा है, तो देन यू आर इनटू अ बैड सिचुएशन। सो दैट इज द लॉजिक विच दे आर ट्राइंग टू टेल यू। सो वेरी लॉन्ग पीरियड के बाद जो सेक्युलर पीरियड आता है उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उस समय जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था इसको रोका है मैंने।
पढ़ा? आया समझ में? हेलो? ओके। अब यहां तक आते आते वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग हो गया, वेरी लॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? जब फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही हो, और हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हो, और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है वो हम यूज कर रहे हैं, ये चार अजम्पशंस हैं। अगर आप फिक्स फैक्टर्स को साथ में रख के वेरिएबल फैक्टर्स की संख्या धीरे 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 बढ़ाओगे, तो वेरिएबल फैक्टर्स की संख्या बढ़ाते समय आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट के बढ़ने का प्रपोर्शन चेंज होता जाएगा। सर मतलब आउटपुट के बढ़ने का प्रपोर्शन चेंज होता जाएगा, वर्ड का मतलब क्या है? जब मैं फिक्स फैक्टर्स के सामने वेरिएबल इनपुट्स की संख्या बढ़ाऊंगा, तो शुरू में फिक्स फैक्टर्स खाली रहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, तो आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़ना मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। आउटपुट के बढ़ने की टेंडेंसी दिखती है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या? जितना आउटपुट निकल के आया वो। एवरेज प्रोडक्ट क्या? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या? एक एक्स्ट्रा इनपुट के आने से टोटल प्रोडक्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई, हाउ मच द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। सो टीपी इज आउटपुट टोटल अचीव, एपी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, MP is total product now minus total product before. TP of n plus 1 minus TP of n. या उसको भी बोल सकते हैं TP of n plus 1 minus TP of n. दोनों बोल सकते हैं, एक में n प्रीवियस यूनिट है, एक में n करंट यूनिट है। सो टोटल प्रोडक्ट के डिफरेंस बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक लेबर पे टोटल प्रोडक्ट 10 है, दूसरे पर 25 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड का कितना निकला? 25। 25 माइनस 10, वेरी गुड। 10 लेबर पर आउटपुट 100 है, 14 लेबर पर आउटपुट 160 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना निकलेगा? 15। 100 से 60 गया, ओ मतलब 100 से 160 गया, 60 पर आउटपुट कितनी लेबर बढ़ी? 4। तो ये 60 एक ने बढ़ाया या 4 ने बढ़ाया? 60 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 15। हाँ या ना? ये मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना समझ में आया? ये मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना बहुत बार आएगा एग्जाम में। आप लोग जब करने जाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कई बार वो जो आउटपुट देते हैं ना, वो एक एक यूनिट का नहीं देते, एक से ज्यादा मल्टीपल यूनिट्स का देते हैं वो लोग। हेलो? करेक्ट। सो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यही जो प्रोडक्शन की इंक्रीजेस को देखने की हमारी टेंडेंसी कैसी थी? सर विद द फैक्टर इनपुट्स आउटपुट जब बढ़ेगा, तो आउटपुट के बढ़ने की टेंडेंसी चेंज होती रहेगी। शुरू में आपके पास जब वेरिएबल फैक्टर्स सामने आते हैं, फिक्स फैक्टर्स खाली रहते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ेगा। बढ़ा हुआ आउटपुट टीपी के रूप में तो दिखेगा। टीपी शुरू में फास्टर स्पीड से बढ़ेगा, फिर वो एक लेवल तक जाएगा, तो उसकी स्पीड दिखेगी आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने से। एमपी इज एडिशनल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जितना जितना वो बढ़ता जाएगा, तो एवरेज को भी वो ऊपर लाता जाएगा, और जब एवरेज ऊपर आ रहा है तो आपका टीपी स्पीड से बढ़ता है। एमपी अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाता है, फिर वो नीचे आना चालू करता है। एमपी का हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वो बनता कहां है? एमपी पर या टीपी पर? वो टीपी पर बनता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वहां से स्पीड कम होती है, लेकिन अभी भी एमपी भले नीचे आ रहा है, एपी से तो ज्यादा है, इसलिए टीपी अभी भी बढ़ता रहता है। फर्स्ट स्टेज के एंड पर एमपी और एपी दोनों बराबर हो जाते हैं, एमपी और एपी दोनों मैच होते हैं, और वहीं पर टीपी भी बढ़ता रहता है। सेकेंड स्टेज में एमपी और एपी दोनों गिरते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए टीपी अभी भी बढ़ता है, लेकिन अब टीपी के बढ़ने की स्पीड स्लो हो चुकी है। सेकेंड स्टेज के एंड पे एमपी जीरो होता है। एमपी जब जीरो है तो टीपी मैक्सिमम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूसर एंड अ रैशनल प्रोड्यूसर विल स्टॉप। सेकेंड स्टेज के एंड पे प्रोड्यूसर रुक जाएगा। हेलो? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर? इंक्रीजिंग रिटर्न्स,
TP, MP, AP all rise. TP continues to increase at increasing rate in full stage 1 or up to point of inflection. मेरा क्वेश्चन वापस से सुनना. In first stage, TP, AP, MP all three go up. Okay. The speed of TP remains continuously at a higher speed or it changes? It changes. It changes after the point of inflection. So MP is the only curve which goes up to its peak and starts coming down also in the first stage. In second stage, what will happen? In second stage, MP goes to 0, AP keeps on declining, and when MP is 0, TP goes to highest. Hello? आया कि नहीं आया? Clear? Okay. इसके बाद हाँ, ये 3 हो गए. करेक्ट. तो ये हो गई आपकी मेरी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. तो समझदार प्रोड्यूसर कहां तक जाएगा? एंड ऑफ सेकेंड स्टेज तक. रैशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज 2. और जैसे ही स्टेज 3 क्लिक होगी तो वो एक रिसोर्स वापस कम कर देगा कि नहीं भैया, आप मेरे को लोग लगाने से नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, मैं इसको विड्रॉ कर लूंगा. हेलो? आया? दैट इज ओके. प्रोडक्शन. एंड नाउ वी गो टू कॉस्ट. प्रोडक्ट नहीं, उसमें लॉन्ग रन बचा ना. लॉन्ग रन सॉरी लॉन्ग रन बचा और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन बचा. 2 मिनट. हाँ, अब when we talk about long run, so long run refers to a stage where all the factors of production become variable. We don't talk about production, we talk about production capacity. आपके मेरे क्लास में डिस्कशन में जब वो फूड ट्रक का एग्जांपल था, तो उस फूड ट्रक में मैंने कहा था जब आपको नया फूड ट्रक और नया किचन लगाना पड़े. Here you will talk about production capacity. Short run you talk about only production. In long run you talk about changing all the plant and machinery. In short run, you only change the variable factors. In short run, you have 3 stages. एक के बाद एक तीनों आएंगी. In long run, you have 3 options. 3 stages were increasing returns, diminishing returns, negative returns. In long run, you have increasing returns to scale, decreasing returns to scale, and constant returns to scale. If all the inputs are changed by 15%, 15%, and the output increases by 20%, it is called increasing returns to scale. If all the inputs change by 30% and the output increases by exactly 30%, it is constant returns to scale. If all the inputs change by 20% and the output increases by 10%, it is called decreasing returns to scale. ये समझ में आया? ये ऑनलाइन वाले बैठे हैं, सो आ गए, कुछ हाँ हूँ कुछ भी नहीं है इनका, पता नहीं कहाँ हैं ये लोग. तो टीपी, एपी, एमपी, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये हो गया. लॉन्ग रन भी हो गया अपना. ठीक है. हाँ, इसके अंदर अब आपको एक और सुनाया था प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन. उन्होंने प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू आइसो क्वांट्स. लाइक यू हैव इंडिफरेंस कर्व्स फॉर कंज्यूमर वेयर यू ट्राई टू शो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग सेम टाइप ऑफ satisfaction. Here you have 2 factors of production trying to give you a same level of output. As a business person, you try to find a best combination कि कम से कम खर्च में मेरा maximum output कैसे निकल कर आ जाए. हाँ या ना? तो वो कैसे निकल कर आ जाए, उसके लिए जब अपन बात करते हैं, तो सर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो क्वांट. आइसो मीन्स सिमिलर, क्वांट मतलब क्वांटिटी. सो यू ट्राई टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर कर्व which shows different combinations of 2 factors of production giving the same level of output. Now this output as a producer you would like to produce in the lowest possible cost, and we try to produce in the lowest possible cost. So that means what will happen?
आप ट्राई करोगे कि कैसे मैं यही वाला आउटपुट कम से कम लागत में निकाल के दूं. सो इट टॉक्स अबाउट आइसो कॉस्ट लाइंस. नाउ व्हाट डज दिस आइसो कॉस्ट लाइन मीन्स? आइसो कॉस्ट लाइन मीन्स those different combinations of your factors of production which you will purchase. So the more the factors both of side you purchase, the more will be the कॉस्ट एंड मोर विल बी द कैपेसिटी. आइसो कॉस्ट लाइंस अपन ने बनाई थी. अब आपको याद दिलाता हूं, उसको सीखना है, याद कैसे रखना है. कंज्यूमर बिहेवियर में 5 इंडिफरेंस कर्व थे अपनी इच्छाओं के, और एक बजट लाइन थी. यहां पर एक आइसो क्वांट है और 5 कॉस्ट लाइंस हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ज्यादा मशीनें और लेबर लगाते जाओगे आउटपुट बढ़ता जाएगा पर कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. तो वहां 5 कर्व एक लाइन थी, यहां पे 5 लाइन और एक कर्व है. अब आप चाहोगे क्या कि मेरी कम से कम कॉस्ट में मेरी आउटपुट अचीव हो जाए, तो आप क्या करते हो, 5 कॉस्ट लाइंस को उठा के उसके साथ मर्ज करते हो अपने आइसोक्वांट कर्व को, और जहां पर आपको टेंजेंट बनता है सबसे लोवेस्ट लेवल पर, वो आपकी आउटपुट लेवल होती है. हाँ या ना? करेक्ट? ऑनलाइन वाले? बराबर. So isoquant, that is called product optimization. Any producer, this is called producer's equilibrium. Any producer would like to achieve the maximum level of output in the lowest possible cost. Maximum level of output in the lowest possible cost. So that is called product optimization. प्रोडक्शन में देखो हो गया कंप्लीट, कुछ छूट रहा है क्या? एंड मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने प्रोडक्शन के ये क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो ज़रूर करना है आपको. ये प्रोडक्शन के क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छी बारीकी है. ये अराउंड लाइक 70 ऑड क्वेश्चंस हैं. बाकी मॉक टेस्ट बराबर चल रहा है. कल था छठा, 6th था ना कल? कल 7th था. वाओ, वेरी गुड. फिर पास वास हो रहे हो कि नहीं उसमें? पास तो हो रहे हैं. हाँ बस ठीक है, पास तो हो रहे. तो पास मतलब 30-35 थोड़े ना, उससे ज़्यादा आ रहे होंगे. हाँ, 50 के तो ऊपर जा रहे हैं ना. हाँ तो वहाँ तो उससे ज़्यादा आएंगे. नहीं तो वो अभी आएगा रिवीजन में. अब आपने कहीं और पहले से पढ़ रखा तो उसके लिए मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ. तो मैं होंगे पक्के से. अगर आपने ढंग से वीडियो देखा हुआ है मार्केट चैप्टर का, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जिस डेप्थ पे हम लोगों ने पढ़ा है, और आपके पुराने सारे डाउट झड़ जाएंगे उसके अंदर कि यार क्या सोच के बैठे थे, क्या रट रहे थे अपन. तो वो क्लैरिटी आ जाएगी. अगर देखो, जो जो बच्चा रिपीट कर रहा है और वो सिंसियरिटी से, क्योंकि आप आए कब, 11-12 नवंबर को आए हो. अब एक महीने में मैं पहले 15 चैप्टर आप लोगों को मैंने माइक्रो के पढ़ाए. तो अगर आप देखोगे तो जितना पढ़ा सकते हैं तो हमने पढ़ाया आपको. मतलब ऐसा तो अब एक ही दिन में तो पूरा कोर्स नहीं करा सकता कोई. तो वो कर लिया. तो जिसका जो जो लैकिंग है, अगर वो घर पे मैंने रिसोर्सेस पूरे दिए हैं आप लोगों को, आपको यूज करना आने चाहिए. तो जैसे आपको अगर मार्केट्स कमजोर है, आपने मार्केट के लेक्चर देख लिया, तो आप देख लेना अगले बार फट से आपके आंसर्स इंप्रूव हो जाएंगे. बिकॉज फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. इट्स बिन 15-16 ईयर्स. तो मुझे पता है वो वेयर किड्स डू द मिस्टेक. तो वो आपको मैं बता देता हूँ, तो बस उसको देखना है. इतना है कि यार हम हमारा समय निकाल के वो चीज कवर कर ले तो हो जाएगी. किन के? ये वाले, ये लो अभी दे देते हैं आपको. आपका कौन सा बैच है बेटा? हाँ अभी ले लो ये. आपको टेलीग्राम पे अभी दे देता हूँ मैं. और कोई स्पेसिफिक डाउट हो? अभी 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 इधर, अभी इधर वो रैंडम क्वेश्चंस एक बार अपन ये अपना चैप्टर वाइज डिस्कशन खत्म कर लें. फिर रैंडम डाउट्स का एक अलग सेशन रखना है, वो कि जिसको आप फिर चैप्टर 1 से लेकर 20 तक में जहां जो पूछना है वो पूछिए. एक सेकेंड इसके अंदर. ये भेज दिया मैंने.
ओके, आ गए? ठीक है। एक एक चैप्टर वाइज दूंगा मैं, नहीं तो फिर क्या वो फिर भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं फिर भेजो। मेरे को तो ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो एग्जाम के 2 दिन पहले बोलते हैं व्हाट्सएप पर, सर शॉर्ट में इंटरनेशनल ट्रेड समझा दो। 5 यूनिट हैं उसके अंदर, एक चैप्टर के अंदर। अब मैं शॉर्ट में इंटरनेशनल ट्रेड क्या समझाऊं मैं लास्ट डे पर? मतलब कोई यूं बोल ले कि सर 5 मिनट में मेरे को पूरा मार्केट्स एक्सप्लेन कर दो, नहीं ना हो पाएगा। हर चीज ब्लिंकिट नहीं कर सकता ना, स्विगी और इंस्टामार्ट नहीं कर सकते। 5 मिनट में दही जमा दो करके बता, 5 मिनट में पेड़ उगा दो, ऐसा नहीं होता। और जिन जिन बच्चों के 40 से 50 के बीच में रह रहे हैं, तो उसमें अपने को ये देखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास अभी भी 7 है, अभी भी 12 टेस्ट और बचे हैं आपके। आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, आपको जितने मार्क्स आते हैं, आप उठो ही मत उस टेबल से। वहीं के वहीं बैठ के जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको चेक करना चालू करो कि मेरा ये क्वेश्चन है तो मैं ये टॉपिक खोलूं। 1 घंटा लगेगा आपको। अगर आप 30-35 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 30-40 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटा वो इतना ज्यादा यूजफुल रहेगा बजाय 3 घंटे की बाकी की पढ़ाई के। जो जो क्वेश्चन में गलती हुई इमीडिएटली वहीं चेक करो ना। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको ऐप इमीडिएटली बता देती कि कितने सही कितने गलत। ये तो जरूरत है नहीं कि पन्ने पलट के देखना है पुराने जमाने वाली स्टाइल में। सो नाउ इफ टेक्नोलॉजी वर्क्स फॉर यू, देन मेक टेक्नोलॉजी वर्क। इमीडिएटली ओपन अप योर बुक एंड ट्राई टू सी व्हाट टॉपिक्स यू डिड योर आंसर रॉन्ग। तो आपकी एक्यूरेसी लेवल इमीडिएटली बढ़ेगी। नहीं तो क्या होता है, हम अपने गलत क्वेश्चन ढूंढने में ही मेहनत करते रहते हैं। यहाँ तो सामने दिख रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसमें इतने मार्क्स कम आए, तो वो आप देखो ना। क्योंकि होगा क्या, आपने गलती सुधारी अपनी, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं यहाँ पे ये गलत करा था, तो नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन देखेगा ना, आपके दिमाग में रहेगा यार ऐसे नहीं, ऐसा करना है इसको। वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कई बार देख रहा हूँ बच्चे रात को अभी भी 11 बजे तक का टाइम है ना, तो 9:30-10 बजे चैप्टर वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो लोग। भले आप 9:30-10 बजे करो, लेकिन 11 बजे तक पेपर अटेम्प्ट कर लियो, तो 11 के बाद 1 घंटा 12 बजे तक आपको उस चीज को देखना ही है कि यार मेरे क्वेश्चन जो गलत हो मैं उसका आंसर फटाफट ढूंढ लूं। बस ये अगर आपने छोड़ा कि मैं आंसर्स बाद में चेक करूंगा, तो ईपीएल का पर्पस डिफीट हो जाएगा। क्योंकि ईपीएल क्या कर रहा है, आपको इमीडिएटली वीक एरिया दिखा रहा है आपका। भाई आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर ने बोला ब्लड रिपोर्ट कराओ, आपके ब्लड में कुछ हीमोग्लोबिन या कुछ विटामिन डी B12 कम आया फॉर एग्जाम्पल। तो डॉक्टर क्या बोलता है, देखते हैं थोड़े दिन बाद। आप बोलो क्या बात कर रहा भाई, टेस्ट करवाया है? तो बोलता है अब आप ये दवाई लेना अभी से चालू कर दो। तो दवाई लेना अभी से चालू कर दो करोगे तो ही तो इलाज होगा, नहीं तो इलाज कैसे होने वाला है? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो प्लीज मेक श्योर। आया, ये ध्यान रखना। हाँ, आप मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, वंस यू गिव द टेस्ट यू प्लीज मेक श्योर यू आर चेकिंग योर आंसर्स इमीडिएटली एंड फाइंडिंग आउट योर मिस्टेक्स। बस ये करते रहना। आपको खुद का कितने बच्चे मानते हैं कि सर फर्स्ट टेस्ट से लेके 7 टेस्ट तक में मेरी इम्प्रोवाइजेशन हुई है? हैंड रेज या कुछ करो। 1 से लेके 7 ईपीएल तक जाते जाते मैं इंप्रूव हुआ हूँ। हैंड रेस, हाँ हो रहे हैं, बहुतों के हो रहे हैं। बस इम्प्रूवमेंट हुआ है तो यही तो चाहिए। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की आदत बन रही है, वेरी गुड। बस यही चाहिए। सो वी लुक अनदर कपल ऑफ वीक्स टू गो, तो तब तक तो बहुत अच्छे से हो जाओगे।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन लोग। अभी प्रोडक्शन कंप्लीट, कॉस्ट पे बात करें। ठीक है, क्लैरिटी। आपकी रिक्वेस्ट थी ना कि सर प्रोडक्शन को थोड़ा डीप में लेना है, लिया है, कोई दिक्कत? क्लैरिटी आई? गुड। अच्छा है, चलो गुड, गुड टू सी। चलिए सर, जब हम प्रैक्टिक कॉस्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो जैसे हमने प्रोडक्शन की बात करी, प्रोडक्शन में हमने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड बोला। वेरी शॉर्ट में तो सारे फैक्टर्स फिक्स्ड है, सारा डिस्कशन कॉस्ट एनालिसिस में शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में आता है, बिकॉज शॉर्ट पीरियड में फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होते हैं। फिक्स फैक्टर्स पे लगने वाली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्टर्स पे लगने वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के दो तीन नाम हैं, संक कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और थी एक और। फिक्स कॉस्ट, संक कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। करेक्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपकी कॉस्ट तो लगनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, बराबर। उसके बाद जब आप देखते हो वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हो, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से चालू होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ या ना? सो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिव यू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो फिगर है वो टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स कॉस्ट की जो पैरेलल लाइन है उसको बेस पकड़कर वहां से वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कॉस्ट, हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, इट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो तो लगेगी आप काम करो या ना करो। वेरी गुड। then the base of production function becomes the base for cost function. The base of production function becomes the base of cost function. Now what cost function says? Cost function says fixed cost, variable cost. So fixed factors की cost fixed cost, variable factors की cost variable cost। तो हमने बनाया था 30,000 plus 12x, तो y is equals to a plus bx। तो cost is equals to a is constant and by is variable। हेलो, कुछ इस प्रकार। अभी अपन ने जैसे बनाया था प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसी प्रकार से कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे तो ऐसा ही निकलेगा ना, हाँ या ना? नहीं आया? आ गया? आया बेटा? ओके। सर अब इसके अंदर हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट की जब बात कर रहे थे, तो अब समझना कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, सो नाउ वंस यू ट्राई टू डिवाइड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यू गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट का न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा,
और आउटपुट का न्यू डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व वी कंटिन्यूसली कीप कमिंग डाउन and it will become a rectangular hyperbola. An average fixed cost will never touch x axis. It will never be zero. It will never be negative. Hello, आया कि नहीं आया सर? कुछ इस प्रकार की बात हो रही है. ये आपके इसमें ओरिजिनल डायग्राम ये वाला बना हुआ. एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर बी जीरो. हाँ या ना सर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो स्टार्ट. अच्छा, अब क्या होता था कि इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन इज जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है. सर कैसे? प्रोडक्शन में क्या होता है, आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात याद रखो तो इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, एक लेबर आता है और आउटपुट अच्छा बढ़ता है, तो वो लेबर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता, उतने ही पैसे लेता है. लेकिन उस बढ़ी हुई कॉस्ट के कारण, उस बढ़ी हुई आउटपुट के कारण जो लेबर का जो खर्चा है वो ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होता है, तो पर यूनिट खर्चा कम हो जाता है. हाँ या ना? हेलो, नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये आया? तो सर वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे फायदा तो बढ़ा आपका. तो पर यूनिट देखो, अब क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलता हूँ, ये मेरे को आप बताना, चलो आप लोग मुझे आंसर दो इस पर. विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट डैश increase, decrease, constant, any of them. With the increase in production, cost will dash increase, decrease, increase first. Okay. अब सेंटेंस चेंज करता हूं. विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द एवरेज कॉस्ट डैश may increase, may decrease, both, none. may increase, may decrease. जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो कम होगी, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो बढ़ेगी. इसमें आंसर आएगा बोथ. हेलो, अब यहाँ पे जो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं और मेरे साथ पहले नहीं पढ़े हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो कॉस्ट का फर्स्ट लेक्चर है उसको आप 30-40 मिनट्स देखना. वहां पे मैं एक टेबल बनवाता हूं बच्चों को, और टेबल बनवा के मैं उसको पूरा कनेक्ट करता हूं वेरिएबल प्रपोर्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन से ही कॉस्ट है. मैं बताता हूं टेबल यहाँ पे. ये वाली टेबल, ये टेबल के पहले 3 कॉलम प्रोडक्शन से रिलेटेड है और बाद के 4 कॉलम कॉस्ट से रिलेटेड है. तो पहले 3 कॉलम जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न दिखा रहे हैं. फर्स्ट कॉलम में मार्किंग देखोगे तो आप बराबर. तो ये टेबल का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है आपको. अगर जिस जिस बच्चे को कॉस्ट का ये लॉजिक अगर समझने में थोड़ी सी लॉक होता है दिमाग, तो ये प्लीज करना. आप भी रिपीट कर रहे हो या पहले आप पढ़े हो मुझसे, मतलब मेरे से आप पहले पढ़े हो? हाँ. हाँ तो यूट्यूब नहीं समझा पाया ना, तो इसको आप समझ लेना, ठीक है ना. तो आप 30-40 मिनट्स देना उस पर, वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना, खटाखट खटाखट क्वेश्चंस होने लग जाएंगे. तो ये प्लीज जो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं, उनके लिए स्पेशली कि वो ऐप पे आप जाकर कॉस्ट का मैंने सेपरेटली फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर वो कॉस्ट का आप चैप्टर देख लोगे तो आपको मिल जाएगा उससे, है ना. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद हाँ, अब अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी. बहुत छोटी साइज में प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आएगी. लगातार प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ता है, रुक रुक के प्रोडक्शन करना महंगा पड़ता है. और प्रोडक्शन के अंदर, कॉस्ट के अंदर आप ये सबसे पहले देखो कि जो रॉ मटेरियल है, जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा और उसकी कॉस्टिंग में चेंज होता है तो आपकी कॉस्टिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन अगर आपका मटेरियल जो पूरे प्रोडक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है वो बहुत थोड़ा सा है, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ या ना?
तो लॉट साइज ऑफ द प्रोडक्शन विल मेक अ बिग डिफरेंस। इसको ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉस्ट के चैप्टर में, जिसको मैं बोलता हूँ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट। ये वाला कहने को ए से लेके जी तक 6 पॉइंट्स होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इसको जब हम डिटेल क्लास में डिस्कशन करते हैं, इट ऑलमोस्ट टेक्स 1.5 लेक्चर टू दिस 6 पॉइंट्स ओनली। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दिस। मतलब आपको ये लिख के रखना चाहिए कि यार ये लेक्चर मुझे देखना है, अगर आपको कहीं पे भी इसमें डाउट है तो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली नीचे जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे आएगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे तो वो बढ़ना चालू होगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिलती है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों से ऊपर रहेगी, नीचे आएगी, कांस्टेंट लेवल पे जाएगी और वापस ऊपर चली जाएगी। यस और नो? AFC, AVC एंड ATC, बराबर। सो ATC इज अ प्रॉपर यू शेप। ATC का जो शेप बनता है वो प्रॉपर यू शेप बनेगा। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को अपने मिनिमम पॉइंट्स पे कट करती है। आई रिपीट, marginal cost curve cuts the average variable cost and average cost curve at their respective minimas, उसके मिनिमम पे टच करती है। और एक और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ये रहा, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ये वाला, when average cost is falling, marginal cost may be falling, may be rising, but will remain below the average cost. And when average cost is rising, marginal cost has to be above average cost, क्योंकि marginal cost ही average cost को ऊपर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि सर मार्जिनल कॉस्ट वर्ड को जब मैं समझता हूं तो मुझे पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द करंट यूनिट। और टोटल कॉस्ट को जब मैं निकालता हूं तो वो फिक्स प्लस वेरिएबल से आती है, और वो फिक्स हट जाएगा। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कहने को तो दो टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन समझ में आती क्या? देखना जरा, मेरे को अभी बताना। शांति से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। 1 मिनट। आया कॉन्सेप्ट समझ में आया? When you substitute the values of FCN and FCN plus 1, they would become, देखो फिक्स कॉस्ट मेरी पिछले यूनिट पर और इस वाले यूनिट पे तो सेम ही है, तो मैथमेटिकली FCN plus 1 और FCN कट नहीं सकते, पर जैसे आप उसको वैल्यू डालोगे तो कट जाएंगे वो दोनों। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कुछ और निकली या वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकली।
वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकली। ये एक लॉजिकल पॉइंट है जो बहुत अच्छे से सोचना चाहिए अपने को। ये समझ में आता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। हम्म। ओके, दिस इज वर्किंग। चलो, फेयर इनफ, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और उसके बाद मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट भी। हम्म, अच्छा, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है तो सबसे कम लागत का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज जब हम आगे चल के अब मार्केट्स पढ़ेंगे ना, तो कई बार हमको मिलेगा मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। तो याद रखना, मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट एंड ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट आर नॉट सेम। कईयों को लगता है कि प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट पे ही मतलब सबसे कम लागत होना ही सबसे ज्यादा फायदा है। भाई कम लागत के लिए इतनी सारी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, पर इतनी सारी क्वांटिटी बिकेगी या नहीं ये किसको पता। भाई ज्यादा प्रोडक्शन करके रख लिया, पक्का है क्या सस्ता तो पड़ गया, बिक जाएगा इतना, वो पक्का नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट डज नॉट मीन मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट। ये मैंने लिखा भी है इसके नीचे, स्टार लगा के देखना। डू नॉट कंफ्यूज ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट विद द मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन MR इक्वल टू MC इन मार्केट्स। ये ध्यान रखना है अपने को, करेक्ट। अब सर इसके बाद बात आती है शॉर्ट रन के अंदर, तो हम बात कर रहे थे AFC, AVC, ATC और MC। AFC, AVC, ATC, MC। यहां तक शॉर्ट रन की कॉस्ट में कहीं कोई दिक्कत है क्या ऑनलाइन वाले बड़े बच्चों? है, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में सारे फैक्टर फिक्स हो जाएंगे, सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाएंगे। मैं प्रोडक्शन की चिंता करूंगा या प्रोडक्शन कैपेसिटी की? तो वहां पर मुझे AFC, AVC, MC, AC देखना है, या सबका मिलाकर एवरेज कॉस्ट में सब शामिल हो जाता है? तो नाउ आई विल कंपेयर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट एवरेज कॉस्ट रादर देन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। And when I try to compare the average cost of 3 different level or 4 different levels, I'll try to find मेरे को पहले आउटपुट कितना निकालना है ये देखना है। आउटपुट लेवल में डिसाइड करूंगा। वो कैसे हुआ था? वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर अपन जब प्रोडक्शन पढ़ा था तो रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था। तो रिटर्न्स टू स्केल में मुझे आप बताना, मैं 3 फिगर्स देता हूं आपको, ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। 1,80,000 का प्रोडक्शन प्लांट 1, 1,80,000 का प्रोडक्शन प्लांट 2, टोटल आउटपुट 3,60,000। तो 3,60,000 मतलब क्या? कांस्टेंट रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। 180 प्लांट 1, 180 प्लांट 2,
इंक्रीजिंग कैसे हुआ? हाँ तो बढ़ेगा तो तीनों में ही, 180 प्लस 90, 180 प्लस 180, 180 प्लस 270, तीनों में बढ़ेगा। ये मैंने क्लास में भी करवाया है, रिटर्न्स टू स्केल खोल के देखोगे तो 180 प्लस 180 इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? इनपुट जब 100% से बढ़ाया तो आउटपुट भी 100% से ही बढ़ा, तो ये था कांस्टेंट। 180 प्लस 90 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? आउटपुट डबल, इनपुट डबल हुआ पर आउटपुट डबल से कम बढ़ा। थर्ड, 180 प्लस 270, हाँ, इंक्रीजिंग। यस और नो? नहीं आया? पक्का? ओके, so that takes us to the concept of constant returns to scale, increasing returns to scale and decreasing returns to scale. अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप आउटपुट लेवल्स बढ़ाते जाते हो आपके, तो आपको बड़े लेवल पर काम करने के फायदे मिलते हैं। बल्क में परचेस करोगे, एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे, स्टाफ आपके पास जुड़ेगा। सो यू ट्राई टू डू दैट, सो इट बिकम्स अ स्टेज वेयर you try to reduce you try to reduce your cost because of economies of scale। बड़े लेवल पर काम करने का फायदा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कैलकुलेट कर रहा है भैया इतनी देर से? तो फिर मेरे को लग रहा है तेरे को समझ में ही नहीं आया, तो बैठ के वापस ट्राई कर रहा है, तो छोड़ना साइड में। सामने सामने डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हो बैठ के? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बड़े लेवल पर काम करने का फायदा। तो इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है, तो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती हुई दिखती है आपको। तो जब आप आउटपुट बढ़ाते हो तो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है, कांस्टेंट होती है, और फिर ऊपर निकल के चली जाती है। हेलो, आया कि नहीं आया? बराबर। सो दैट इज कॉल्ड, अगर नीचे आ रही है एवरेज कॉस्ट तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। फिर नीचे जाते तो कांस्टेंट, और उसके बाद जब ऊपर जाने लगती कॉस्ट तो वो कहलाती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके अंदर ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना, और ये है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा बनता है सर? उसके दो तीन नाम दिए हुए उन्होंने अपने को, बोर्ड शेप कर्व, प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व। याद आया? ओके। और यहाँ पे अगर आप इनको बहुत बारीकी से बनाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कि फर्स्ट 3 कर्व्स जो रहते हैं वो आपके अंडर यूटिलाइज रहते हैं, फोर्थ ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है, फिफ्थ सिक्स सेवन फिर से आपका ओवर यूटिलाइज रहता है। तो आइडियली तो हमें फोर्थ पे रहना चाहिए, लेकिन फोर्थ पे रहने के लिए मार्केट में इतना सामान बिकने का भी अश्योरेंस आपको होना चाहिए, तो ही मजा आएगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क। आया? इसके बाद फिर एक आती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में कहा गया है कि जनरली किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाना चालू करते हो तो कॉस्ट नीचे तो हो जाती है, नीचे हो जाने के बाद जनरली वो ऊपर नहीं जा पाती है। तो कॉस्ट जब वो ऊपर नहीं जाती है तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी आके नीचे प्राइसेस को कांस्टेंट कर देती है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ने की संभावना नहीं होती। करेक्ट? सो इट इज गोइंग टू गेट इनटू अ एल शेप कर्व, मॉडर्न अप्रोच टुवर्ड्स एलएसी। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है, सर कौन सा वाला अप्रोच सोच के चलेंगे? जब तक वो मॉडर्न अप्रोच बोलता नहीं है तब तक आप उसे ट्रेडिशनली लेके चलोगे, क्योंकि एनवेलप कर्व, बोर्ड शेप कर्व और वो सारे आंसर्स उधर ही मैच होंगे। लॉन्ग रन वाला सिर्फ एल शेप बनेगा तब जब सिर्फ वो मॉडर्न अप्रोच है। बराबर? ये ध्यान रखना। कौन सा? एल वाला। रियल लाइफ में यही होता है। एग्जाम्पल कैसे है? मोबाइल फोन से एक बार सस्ते होना चालू होते तो वापस महंगे होते हैं क्या? कोई भी प्रोडक्ट बेटा जब लॉन्च होता है तो जब उसको बहुत सारे लोग बनाने लगते हैं तो वो सस्ते में बन जाता है, सस्ते में बंद होने के बाद वापस ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है वो। तो इसीलिए मॉडर्न अप्रोच आई, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशन थी जो ये बताती कि बाद में कॉस्ट बढ़ती है, जबकि पिछले 60-70 सालों में दुनिया ने देखा नहीं कि कोई चीज जब एक बार बन के मार्केट में आ गई हो उसके भाव वापस से बढ़े, एक्सेप्ट फॉर स्केर्स कमोडिटीज। पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो डिमांड सप्लाई के कारण भाव बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण भाव नहीं बढ़ते। ये ध्यान रखना। बच्चे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, मैंने वो डिमांड सप्लाई इशू है उसका, वो प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट द इशू। करेक्ट? तो मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये अब अपन कल के लेक्चर में लेते हैं. कल 10-15 मिनट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हो जाएगी और इकोनॉमी इज इकोनॉमी एंड देन विल गो टू मार्केट्स. ठीक है, तो आज की बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं. ओके, थैंक यू.